हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि इस बार मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा मैं अपने रोज़ेज़ की ट्रीटमेंट में। जैसे कि हर साल मैं कुछ ना कुछ मैं अपने रोज़ेज़ के पीछे ऐसे काम करता रहता हूं और उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करता हूं। रिज़ल्ट मुझे हर बार अच्छा मिलता है, कभी भी मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पड़ी है। तो मैंने सोचा है फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे यहाँ जो विंटर्स रहते हैं, मेरे यहाँ विंटर्स बहुत ठंडे नहीं होते। मेरे यहाँ विंटर्स अराउंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो दिन का टेम्परेचर 28 रहता है, रात का टेम्परेचर 18 या तो 19 तक रहता है। उससे ज़्यादा ठंडा मेरे यहाँ टेम्परेचर जाता नहीं है। और रोज़ेज़ के लिए ठंडा टेम्परेचर ज़रूरी है, जहाँ पे 12 डिग्री रात का टेम्परेचर हो, दिन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में हो, तो बाद में ये टेम्परेचर रोज़ेज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है, उसकी ब्लूम्स के लिए, उसके फ्लावर्स के लिए। लेकिन वो टेम्परेचर मेरे यहाँ क्रिएट ही नहीं होता, तो मेरे लिए एक दिक्कत हो जाती है विंटर्स में फ्लावर्स लेने के लिए। तो इस बार फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि जो मेरे रोज़ की ग्रोथ चल रही है, इतनी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं ये समर सीज़न में, इतने सारे पत्ते निकाल रहा है, इतनी सारी ब्रांचेस भी निकाल रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने रोज़ेज़ को फ्लावर्स पे लाऊंगा ये मानसून की सीज़न में, क्योंकि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर जो मानसून की सीज़न में क्रिएट होता है वो टेम्परेचर सबसे बेस्ट रहता है मेरे यहाँ रोज़ेज़ के लिए। बेस्ट क्योंकि मेरे यहाँ मानसून सबसे बेस्ट रहते हैं। दूसरी जगह के अगर हम देखने जाए वहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जबकि मेरे यहाँ मानसून्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। मेरे यहाँ मानसून शुरू होते हैं 15 जून से या तो जून एंड से, वो लगातार चलते रहते हैं नवंबर तक, और दिसंबर में भी कई बार बारिश हो जाती है, लेकिन नवंबर तक मेरे यहाँ मानसून्स कंटिन्यूस रहते हैं। तो टाइम पीरियड आप देखिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मेरे यहाँ मानसून्स रहते हैं। और मानसून की सीज़न में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारे रोज़ेज़ की जो रूट ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी ब्रांचेस बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मैंने सोचा है कि मानसून्स में मैं अपने प्लांट के ऊपर काम करूंगा फ्लावरिंग्स के लिए। और बाद में फिर से जो डोरमेंसी पीरियड आता है, जैसे कि मैं नवंबर में इस बार प्रूनिंग करने वाला हूं, तो नवंबर से पहले पहले 1-1.5 महीने तक मैं अपने जो रोजेज़ है उसको सेमी डोरमेंट कंडीशन में ले जाके नवंबर में प्रूनिंग करूंगा। बाद में दिसंबर से मेरे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो ठंड का टेम्परेचर रहता है वो नवंबर में भी 30-31 डिग्रीज दिन का रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो दिसंबर से जो मेरे यहाँ ठंड शुरू होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने ही मेरे यहाँ ठंड रहती है। तो दिसंबर से जो मेरे प्लांट फ्लावरिंग्स करेंगे विंटर्स के लिए, तो वो 3 महीने तक मैं फ्लावरिंग्स इसके ऊपर ले सकता हूँ। लेकिन जो मानसून की सीज़न है, वो मानसून की सीज़न में मैं 6 महीने तक फ्लावरिंग्स ले सकता हूँ। तो मेरे यहाँ मानसून की सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न है, जिसकी वजह से मैं अपने रोज़ेज़ के ऊपर ब्लूम्स ले सकता हूँ। तो इस बार फ्रेंड्स मैं ये चेंजेस करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी चीज़ का ध्यान देना है कि मानसून की सीज़न में उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों को देख के हमें प्लांट को ट्रीट करना है। मानसून की सीज़न में जनरली नाइट्रोजन का कंटेंट प्लांट को हाईएस्ट मिलता है। ऐसे में हमारे प्लांट बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं, उसके रूट सिस्टम भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसा फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट नहीं करना है जब उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिले, तब ऐसे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देने हैं। हमें रूट्स के लिए फॉस्फोरस ज़्यादा देना है, फ्लावरिंग्स के लिए पोटेशियम ज़्यादा देना है। तो ये जो 2 न्यूट्रिएंट है उस पे काम करना है। और बाद में बायोवीटा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से प्लांट ख़राब हो सकते हैं। स्ट्रेस हमारे प्लांट के लिए इसलिए लग सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो प्लांट की कंडीशन होती है वो भी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो स्ट्रेस का जो इश्यू रहता है वो प्लांट को 12 महीने रहता है, इसीलिए मैं बायोवीटा का इस्तेमाल मानसून में करने वाला हूँ। अब फर्टिलाइज़र में कौन कौन सा इस्तेमाल करूंगा वो तो मेरी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मानसून की सीज़न से पहले पहले मैं अपने रोज़ेज़ के पीछे क्या करने वाला हूँ, प्रूनिंग करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं प्रूनिंग करने वाला हूँ, लेकिन किस टाइप की प्रूनिंग करूँगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बाद में फर्टिलाइज़र कैसे शुरू करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। रिपोर्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है प्लांट की साइज़ के ऊपर, प्लांट के पॉट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें को फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे एनालाइज करूँगा, आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ये चाहते हो कि मानसून की सीज़न में आपके रोज़ेज़ भी बढ़िया ब्लूम करें। छोटे छोटे प्लांट की केयर कैसे करनी है, बड़े प्लांट की केयर कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मेरी धीरे धीरे ये वीडियो में आती रहेगी। अब ये चीज़ मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मानसून्स के जैसा क्लाइमेट क्रिएट होना शुरू हो चुका है।
अब जैसे कि मैं अपने जहाँ तक मैं अपने क्लाइमेट को देख रहा हूँ, हवाएं ज़्यादा चलना शुरू हो चुकी है। जब आपके यहाँ हवाएं ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाती है तब आप समझ जाइए कि आपके यहाँ क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे और जो क्लाइमेट में चेंजेस टोटली आ जाएंगे तब आपके यहाँ बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे यहाँ फ्रेंड्स अभी से ये सारी कंडीशंस क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, तो मैं अभी से ही मैं अपने प्लांट को ट्रीटमेंट देना शुरू करूँगा। जी हाँ, जैसे कि फ्रेंड्स मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो अभी 38-36 डिग्री दिन का टेम्परेचर बना रहा है, लेकिन मेरा ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई ह्यूमिडिटी है, 60% ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सनलाइट की जो रेज़ भी आती है वो बहुत ज़्यादा हाई रेज़ आती है, यूवी रेज़ बहुत ख़तरनाक आती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स के पत्ते डैमेज हो सकते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है, एक तो हाई ह्यूमिडिटी, एक तो सनलाइट की बहुत ज़्यादा तेज़ यूवी रेज़। अब इन दोनों चीज़ों से बचना ज़रूरी है। इन दोनों सी चीज़ों से बचना के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले तो फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा। फंगीसाइड का स्प्रे आप शाम के वक्त करिए, जब आपके यहाँ ऐसा क्लाइमेट क्रिएट होता है। मैं तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके यहाँ क्लाइमेट ड्राई वेदर है तो बाद में फंगीसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो फंगीसाइड की ज़रूरत है। फंगीसाइड में आप एमिस्टर टॉप फंगीसाइड अभी आप स्प्रे कर सकते हो। एमिस्टर टॉप आप 1 ml ले सकते हो, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे कब करना है? स्प्रे आपको रात के वक्त करना है। जी हाँ, रात के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप आराम से स्प्रे कर सकते हो, जब सनलाइट पूरी तरह चली गई है। और सुबह आके फिर से आप वाटरिंग शावरिंग कर लो, और दिन में पूरे दिन में आप शावरिंग चलने दो। अब आप बोलोगे कि सर एक साइड आप शावरिंग का भी बोल रहे हो, एक साइड आप ह्यूमिडिटी का भी बोल रहे हो, एक साइड आप फंगीसाइड का भी बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें मिसमैच हो रही है। मिसमैच इसलिए हो रही है क्योंकि यूवी रेज़ हमारे प्लांट्स के ऊपर दिन में बहुत ज़्यादा आती है। ये यूवी रेज़ की वजह से हमारे जो प्लांट के पत्ते हैं वो जल सकते हैं, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लग सकते हैं। मेरे एक प्लांट के ऊपर ये हुआ है, तो मैं आपको वो प्लांट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्लांट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये प्लांट सिंडर में लगा हुआ है। अब ये प्लांट में सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आ जाती है कि ये प्लांट सिंडर में लगा हुआ है। जी हाँ, ये सबसे पहली दिक्कत है, क्योंकि मेरे यहाँ जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कोकोपीट में प्लांट को फुलफ़िल कर देती है, लेकिन सिंडर में वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर मॉइस्चर की कमी हो जाती है। जी हाँ, हमारे जो पत्ते रहते हैं वो पत्ते के अंदर मॉइस्चर की कमी हो जाती है। वो मॉइस्चर की कमी की वजह से जैसे ही यूवी रेज़ हमारे प्लांट के ऊपर गिरती है, हमारे प्लांट के पत्ते के ऊपर गिरती है, तो बाद में हमारे प्लांट के पत्ते कुछ ऐसे ब्लैक हो जाते हैं। उसके जो सेल्स रहते हैं लीव्स के, वो लीव्स के सेल्स डेड हो जाते हैं। वो डेड लीव्स के सेल्स की वजह से हमारे प्लांट के पत्ते ऐसे धीरे धीरे करके ब्लैक हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा ब्लैक हो गया है तो बाद में धीरे धीरे वो पूरे लीव्स को ब्लैक कर लेगा। एक के बाद एक सारे सेल्स मर जाएंगे और आपके जो प्लांट है वो ऐसे ब्लैक कलर के लीव्स निकाल के वो डेड हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि मैंने बताया, शावरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंडर में लगा रहे हो तो दिन में 4 बार 5 बार शावरिंग करिए। वाटरिंग उसको अच्छी तरह दीजिए, दिन में 3 से 4 बार पानी दीजिए। यही एक लौता प्लांट है जो सिंडर में लगा हुआ है। बाकी सारे प्लांट मैंने कोकोपीट में लगा दिए हैं। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं देखना चाहता था कि सिंडर वाले प्लांट कैसे मेरे यहाँ मैनेज होते हैं और जो कोकोपीट वाले प्लांट है वो कैसे मैनेज होते हैं। तो इसलिए ये प्लांट को मैंने स्पेशली सिंडर की हिसाब से मैंने रखा हुआ है। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये प्लांट के ऊपर ये इश्यू आ चुका है, जबकि मेरे जितने भी कोकोपीट वाले प्लांट हैं किसी भी प्लांट में ये इश्यू नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर मॉइस्चर की कमी हो रही है, लीव्स के अंदर मॉइस्चर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से इसके जो सेल्स है वो डेड हो रहे हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक सिंपल, जैसे कि मैंने बताया, शावरिंग करिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स कि शावरिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिन के वक्त जब आपके यहाँ यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा आ रही हो तब आपको शावरिंग अच्छी तरह करनी है, और रात के वक्त जब आप शावरिंग नहीं कर रहे हो तब आपको फंगीसाइड का स्प्रे कर लेना है। फंगीसाइड का स्प्रे आपको सिर्फ हफ्ते में एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। हफ्ते में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि जो दिन में आपने शावरिंग की है उससे अगर कोई भी फंगस आपके प्लांट के ऊपर डेवलप हो रहा है तो बाद में वो फंगस वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। ये सारी जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है और जहाँ पे यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपके यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, यूवी रेज़ आपके यहाँ अच्छी नॉर्मल आ रही है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो ऐसे में अगर आप शावरिंग थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फंगीसाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पे यूवी रेज़ इतनी ज़्यादा है और बाद में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो ऐसे में आपको फंगीसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको मैक्सिमम शावरिंग करने की ज़रूरत है।
हिसाब से फ्रेंड्स हम अपने प्लांट के ऊपर ये चीज़ मैनेज करना शुरू कर लेंगे अभी से ही। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया मेरे यहाँ टेम्परेचर अभी थोड़ा सा डाउन है, 38 से नीचे ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन धीरे धीरे शुरू करूँगा। बीच में मैंने फर्टिलाइज़र बंद कर दिया था जब मेरे यहाँ 40-41 डिग्री टच हो चुका था। अब मेरे यहाँ फील्स लाइक 41 है लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर 38 है। वो फील्स लाइक 41 इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हमें लगती है, लेकिन एक्चुअल में जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री से नीचे है। तो ऐसे में फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट के अंदर 3 फर्टिलाइज़र देना शुरू करूंगा। 3 फर्टिलाइज़र में सबसे पहला फर्टिलाइज़र आएगा 1261, दूसरा आएगा 0050, तीसरा आएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बायोवीटा जैसा फर्टिलाइज़र है, सीवीड जैसा फर्टिलाइज़र है, वो तो कंटिन्यू स्प्रे करना ही है आपको, उसके लिए मैं हर बार बोलूँगा नहीं, आपको समझ जाना है। क्योंकि बायोवीटा ऐसा फर्टिलाइज़र है, अगर आप रेगुलर स्प्रे करते रहोगे प्लांट हमेशा स्ट्रेस से बाहर ही रहेगा, उसको किसी भी टाइप का स्ट्रेस ईजिली नहीं लगेगा। तो ये चीज़ तो ज़रूरी है। लेकिन 1261, 0050, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीन फर्टिलाइज़र मैं रूट्स में अप्लाई करने शुरू कर लूँगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करूँगा शाम के वक्त। जी हाँ, 6 बजे 7 बजे के आसपास में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगा। क्योंकि दिन के वक्त जो यूवी रेज़ होती है जिसकी वजह से हमारे प्लांट थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे में हम दिन के टाइम यानी कि सुबह के टाइम ये फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करूँगा। रात के टाइम थोड़ी सी ठंडक रहती है तब मैं ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगा। तो 1261 1 ग्राम, बाद में मैग्नीशियम सल्फेट 1/2 ग्राम और 0050 1/2 ग्राम। ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं अपने फर्टिलाइज़र शुरू करूंगा। जी हाँ, 1 ग्राम से ज़्यादा 1261 नहीं देना है, क्योंकि 1 ग्राम से ज़्यादा दिया तो भी प्लांट आपका स्ट्रेस में आ सकता है, क्योंकि अचानक से हमें एकदम हाई डोज फर्टिलाइज़र शुरू नहीं करना है। तो ये जो डोज़ है ये लगातार मेरा लगभग 1 महीने तक चलेगा, और जब मेरे यहाँ बारिश शुरू होगी तब ये डोज़ में बढ़ा के 2 ग्राम कर लूँगा, यानी कि डबल क्वान्टिटी कर लूँगा। तब तक मेरा ये जो फर्टिलाइज़र का डोज़ है वो यही सेम डोज़ चलता रहेगा। तो ये हिसाब से अभी मैं बारिश की सीज़न की तैयारी करना मैंने शुरू कर लिया है। प्रूनिंग भी मैं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा प्रूनिंग कैसे करूँगा, और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता रहूँगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।